नमस्कार, सत श्यामला के सभी दर्शकों का स्वागत है। 2005 में जब जंगल राज को समाप्त तथाकथित जंगल राज को समाप्त कर नीतीश मोदी की बिहार में सरकार बनी और 7-8 में विदेशी इन्वेस्टरों की यहाँ मीटिंग हुई। ये कहा गया था कि यहाँ काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे। क्या वह मीटिंग्स बिहार के दृष्टिकोण से सफल हुआ या नहीं? देखिए, जहाँ बिल्कुल ही शून्यता पर आ गया था, उस दृष्टि से काफ़ी परिवर्तन हुआ है। आज बीटा इंडस्ट्रियल एरिया मर गया था, आज खड़ा है। तो एक परिवर्तन आया है बिहार में। पहले कोई आना नहीं चाहता था, बिहारी ही एक माइंड ब्लॉक हुआ था। अभी की स्थिति है कि बहुत लोग IIBM से डिग्री लेकर के मैनेजमेंट का और खेती कर रहे हैं। तो वह भी मैं कहना चाह रहा था कि गांव को रोजगार देने के लिए गांव में पूंजी आनी चाहिए। और बिहार जो है सो झारखंड इंडस्ट्री वेस्ट है, अलग हो गया। डॉक्टर श्री कृष्ण ने इंडस्ट्री का जाल वहाँ बिछाया था। बिहार में भी था, लेकिन कल्चर वेस्ट ही ज़्यादा था। जैसे यहाँ शुगर मिल था, यहाँ मॉर्टन का फैक्ट्री था, तो फूड बेस्ट इंडस्ट्री यहाँ था। आज भी इस दिशा में काम हुआ है, लेकिन जिस गति से होना चाहिए उस गति से नहीं हुआ है और ज़रूरत है इसको आगे बढ़ाने का। यूपी के अपेक्षा बिहार में गन्ना उपजाना आसान है, जैसा किसान लोग कहते हैं। उसके बावजूद बिहार के लगभग सरकारी चीनी मिलें बंद कर दी गईं और अभी हाल फिलहाल में आपके बगल के ज़िला नवादा में एक जो चीनी मिल था, वहाँ उसको प्राइवेट व्यवसायी को देकर सघन जनसंख्या वाले इलाके में सीमेंट की फैक्ट्री बना दी गई। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत हैजार्डस है, यह काम नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने कभी भी एग्रीकल्चर जोन में सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण ही नहीं कराया। पहले भी हुआ है, जपला है या रोहतास में है, तो ये पहाड़ी और जंगली इलाके में हुआ, ताकि जंगल में थोड़ा बहुत डैमेज होगा तो विकास के लिए जो आवश्यक है वो। हमारे समझ से बिल्कुल ही सही नहीं है, लेकिन हम बहुत सारे सवालों को खड़ा करते हैं और उस सवाल का परिणाम हम अकेले नहीं लड़ सकते। इसलिए मैंने छोड़ दिया इस पर। आप पूछ रहे हैं तो मैं बोल भी रहा हूँ। पहले जो मेरा उम्र था और जो तेवर था वो रहता तो आंदोलन में खड़ा कर देता। इंडस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्री बीमारी का भी हो जाए। किसानों का तो उससे नाश होगा ही। जो सघन आबादी वाले इलाके में पॉल्यूशन होगा, इस पॉल्यूशन से आज लोग औरंगाबाद के लोग भुगत रहे हैं। वो पानी का जो अवशोषण होगा इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए, वह सबसे बड़ा कष्टकारी होगा पेयजल का भी उस इलाके में। और श्री बाबू ने उस इलाके में जो फर्टिलिटी थी ज़मीन का, उसके हिसाब से किसान की दृष्टि से आप कितना एम्प्लॉयमेंट देंगे, क्या हो जाएगा? सोना उगलेगा क्या? वह तो राखी उगलेगा ना। इसलिए ये हैजार्डस जो चीज़ें हैं उसको यहाँ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन है। इसके पहले भी औरंगाबाद में लगा, वो चल रहा है। लोग परेशान हैं, पानी का संकट हो रहा है, यहाँ भी होने वाला है। लोगों को लग रहा है। अब ज़्यादा वहाँ के जनप्रतिनिधि सोचे क्या चाहते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से बिहार एज ए होल मैं सोचता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वह उचित जगह नहीं है। यहाँ का जो शुगर मिल था उसको शुगर मिल में कन्वर्ट करना चाहिए था, और नहीं तो कोई बड़े इंडस्ट्रीज को ही देना था। तो फूड प्रोसेसिंग का उधर मक्का की खेती होती, या जहाँ से मक्का ला करके अभी हमारे यहाँ मक्का से जो जो चीज़ें ग्लूकोज फ्रूक्टोज जो बनता है, स्लाइन बनता है,
आज ये इस पर बेस्ट इतना इंडस्ट्री हमारे उधर लग सकते हैं, वहाँ से ला करके भी हम दूसरे जगहों पर लगा सकते हैं। इंडस्ट्री का तो जोन हमारा जो है वो कैमूर की पहाड़ी से लेके जमुई के जंगल तक, वो जो बिंद पर्वतमाला है, उसमें 100 फीट चौड़ी सड़क बना दें, एक बार कनेक्ट कर दें जीटी रोड से, भारतमाला से। गडकरी जी ने तो फैला दिया है रोड, अब तो वो प्रॉब्लम है नहीं। बिजली पैदा करें, सीमेंट पैदा करें, लेकिन अब जहानाबाद में कोई सीमेंट फैक्ट्री लगा दे तो जहानाबाद के जो छोटे किसान हैं मर जाएंगे, बड़े किसान तो भाग जाएंगे, वो वहाँ पर नहीं रहेंगे वो प्रदूषण युक्त वातावरण में। लेकिन हो सकता है गोवा चले जाएं, लेकिन आम जो छोटे किसान हैं वो मरेंगे। तो मैं इस चीज़ का विरोधी हूँ। सर, दिख रहा है कि श्री बाबू के बाद जितने भी सत्ताधारी लोग बने, बिहार के मुख्यमंत्री हुए, वो मगध क्षेत्र में खासकर नवादा जिला को हमेशा से इग्नोर किया है। इसका क्या कोई खास वजह? देखिए, कोई जिला कोई इग्नोर कैसे करेगा? वो तो जिला अपने अपने तरीके से चलता है। वहाँ के लोग, वहाँ के नवादा से तो मेरा भी कनेक्शन रहा है, हम लोगों ने कभी इग्नोर नहीं किया है। कोई इग्नोर क्यों करेगा? बगल के जिला नालंदा के राजगीर में जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं खरबों का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहीं बगल में नवादा में करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाया। इसके लिए मैंने यह प्रश्न आपसे रखा। जी नहीं, वहाँ भी कई ऐसे नेचुरल साइट्स हैं जहाँ डेवलपमेंट का पूरा ककोलत दुनिया में नहीं है जो नवादा में। और ऐतिहासिक दृष्टि से भी जो हमारा तिलैया डैम के इधर जो जोन है उसको हम ग्रीनरी जोन बना सकते हैं और टूरिज़्म के लिए बहुत सुंदर जगह हो सकता है। मैं कौआ कोल से के बगल में ही एक इरिगेशन प्लान, बहुत स्मॉल इरिगेशन प्लान को जा कर के देखा, श्री बाबू के ज़माने में हुआ है। तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म चीज़ों पर भी उनकी दृष्टि थी। सरकार को इन चीज़ों को राजगीर हुआ है तो वो राजगीर कोई नालंदा का नहीं है, राजगीर तो विश्व का है, विश्व समुदाय का है और बिहारियों का तो है ही। नालंदा में हुआ है, अच्छी बात है। नवादा में भी बहुत सारे स्कोप हैं जिस पर काम करने की ज़रूरत है, होना ही नहीं चाहिए, अति आवश्यक है। बिहार के इकोनॉमी के दृष्टि से ककोलत सा सुंदर कोई गर्मी के लू में, तपती लू में ठंडी का ऐसा एहसास प्रकृति दिलाता है, यह कहीं नहीं। हमको दुनिया में बहुत जगह घूमे हैं, देश में भी घूमे हैं। वो सुंदरता प्राकृतिक गिफ्ट है, नेचुरल गिफ्ट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, अभी हाल में एक जनगणना, जातीय जनगणना हुआ, उसमें उसका रिपोर्ट आया कि भूमिहार जाति की संख्या भी घटी है और उनमें गरीबी भी हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी एक जाति के विकास से और जनसंख्या से राज्य का निर्माण नहीं होगा। उसमें जो गरीब लोग हैं उसके विकास का चिंतन करना चाहिए। और ये जनगणना सब तो ये सब पॉलिटिकल स्टंट है। राज्य को तो, देश को तो पूरे एक परसेप्शन में देखना चाहिए। मैं बराबर कहता हूँ कि मैं जातिवादी नहीं हूँ और जातीय प्रश्न से भड़कता भी हूँ, लेकिन जातीय स्वाभिमान पर कोई हमला करता है तब मैं सघन रूप से भड़क जाता हूँ। इसलिए कि हमारे पूर्वज मानक हैं समाज के, सामाजिक न्याय के भी, प्रगति के भी, ज्ञान के भी, वे बड़ा ये इसलिए उनकी तुलना आप कभी कभी जंगलीपन के तरह कर देते हैं तो उसका ये होता है। उन्होंने समाज के सभी वर्ग को आगे बढ़ाने में काम किया है, चाहे वो दिनकर हों, राम वृक्ष बेनीपुरी हों, राजनारायण हों, स्वामी सहजानंद हों। जहाँ कहीं भी आप देखिएगा तो अद्भुत। डॉक्टर श्री कृष्ण सेन
के बारे में तो अब्दुल कलाम साहब ने बुलाया था एक मीटिंग, उसमें पार्लियामेंट में, और सभी पार्टी के लोगों को बुलाया था, हम भी उस समय मेंबर थे। तो उनके गेट से लेकर के मुगल गार्डन तक एक ही स्लोगन था, बिहार वाज द बेस्ट गवर्नड स्टेट टिल डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तो अब ऐसे समाज को तुलना कर दीजिएगा, इस जात में भी कुछ चोर पॉकेटमार जन्म लिए हैं जिनको जनता ताकत देती है, तो वो परिस्थितिवश है। इसका मतलब कि ये मानक इस समाज का नहीं है। राजनारायण ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी दान कर दी थी दलितों में, और लोहिया, डॉक्टर लोहिया उन पर कहते थे कि जब तक राजनारायण जिंदा है लोकतंत्र मरने वाला नहीं है। ये सब अद्भुत शक्ति का हुआ है, तो हम तो उतने तक रखते हैं। बादी काम करने में, विकास में हमारा चश्मा जो है जातिवादी नहीं है। विकास के दृष्टिकोण से या आज़ादी के बाद कम संसाधन के बावजूद श्री बाबू ने जो बिहार का विकास किया, उस नज़र से उन्हें भारत का सर्वोच्च ये भारत रत्न मिलना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? ये भारत रत्न श्री बाबू को कब्बे मिल जाना चाहिए था। ये कांग्रेसी लोग नहीं दिए, इसलिए कि वो टकराते थे। हम जरूर कहेंगे कि उनके साथ न्याय होगा, भारत रत्न मिलेगा तो। लेकिन अब भारत रत्न से श्री बाबू नहीं जाने जाते हैं, उससे बहुत आगे जाने जाते हैं। बहुत ऐसे लोगों को दे दिया जिसकी तुलना डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से यदि करेंगे तो भारत रत्न छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं उस ये मैं नहीं हूँ। भारत रत्न से बहुत आगे थे स्वामी सहजानंद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और ये इतना विराट व्यक्तित्व था। श्री बाबू, तो अनुग्रह बाबू को भी मिलना चाहिए। श्री बाबू की जितनी उपलब्धि है उसमें अनुग्रह बाबू इनबिल्ट हैं। वो बड़े भाई थे तो बड़े भाई की तरह, छोटे भाई ने सब कुछ लक्ष्मण की तरह राम के लिए समर्पित थे। और जितनी जो ये सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, सब कुछ करता वही थे। ये चिंतन करते थे, किताब पढ़ते थे और चिंतन करते थे, और बिहार के हक के लिए लड़ते थे। बाकी जो गवर्नेंस था वो सब कुछ अनुग्रह बाबू बिहार विभूति थे, उन्हीं के नाम सुपुर्द था। तो दोनों को मिलना चाहिए था। ये एक आखिरी सवाल, आप कभी बहुत निकट थे मुख्यमंत्री का, आज आप उनसे कुछ दूरी पर हैं, आगे आपका क्या रणनीति होगी? हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारी रणनीति तो निश्चित है कि हम आरजेडी के विरुद्ध हैं। हमने देखा है वो राज। लेकिन नीतीश कुमार से भी हमारा डिफरेंसेज कुछ ऐसे चाटुकारों के वजह से हुआ। फिर भी मैं नीतीश कुमार की सरकार को बेहतर मानता हूँ, इसलिए एनडीए के साथ एनडीए को ज़्यादा हार्म नहीं हो, उतना ही तक बोलते हैं। एनडीए ने आकर के बिहार के एक चैप्टर को शुरू किया, और नीतीश कुमार भी एक इन्वेस्टिगेटिव और प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में रहे, और इसीलिए लीडर माना था। आज हम अलग हैं तो हम सवाल को खड़ा करते रहते हैं, और दूरी तो सत्ता को कम करने का है, दूरी तो हमारी जो है सो है। लेकिन ये मैं बराबर कहता हूँ कि सत्ता के दलालों ने जो उनसे डिलीवर बेहतर हुआ है, लेकिन जो डिलीवर होता उसमें राहु और केतु ने गड़बड़ किया। हम जब तक साथ रहे तो नीतीश जी ने हमें सम्मान दिया, और कभी भी हम अपमानित उनसे नहीं हुए। हाँ, उनके कारण जो रचनाकार हैं जब करते हैं तो कभी कभी हमने कहा कि जब वो आता है तो, चूँकि हमको हम मास्टर के बेटा हैं, हम मास्टर हइयो हैं, स्कूल चलाते रहे, भोजन करते रहे, हमारा कोई इससे राजनीति से कोई घाटा और नफ़ा के राजनीति में नहीं करता।
कभी कभी सत्ता के खिलाफ में आप परशुराम जैसा भी रोल अदा करते हैं। देखिए, परशुराम बड़ी चीज़ थे, हम परशुराम नहीं हो सकते, लेकिन हमने कहा कि हमारे जो सलाखा पुरुष हैं उसमें निश्चित तौर से स्वामी सहजानंद हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। गांव खेत खलिहान मस्तिष्क में, इसके साथ कुछ अन्याय होता है तो आवाज़ मैं बुलंद करता हूँ। सर, आपने सत्य श्यामला के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। आप नहीं, आपने भी समय दिया हम लोगों को, तो इसके लिए आपको भी धन्यवाद। आप सभी दर्शक कभी पूर्व सांसद माननीय अरुण कुमार जी को सुन रहे थे, इन्होंने अपने बातों को रखा। आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि सत्य श्यामला को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। धन्यवाद।